ग्रेड 7 गुंजन हिंदी पाठमाला पाठ 3 मिठाई वाला। सुप्रभात बच्चों, आज हम मिठाई वाला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तो बच्चों, खिलौने वाला कौन होता है? जो खिलौनों को बेचता है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले सुनते ही रह जाते। उसका स्नेहपूर्ण गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। इसका मतलब ये है बच्चों कि खिलौने वाला इतने मधुर ढंग से गाकर बोलता था कि उसका स्नेहपूर्ण प्यार से जो वह गाना गाता था वह सुनकर मकानों में हलचल मच जाती थी। सभी युवतियाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए छज्जों से नीचे झांकने लगती थी। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता था। झुंड का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों का झुंड। तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, मतलब बच्चे बहुत खुश हो उठते थे। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम का है और उचका। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो इसी तरह से बात करते हैं। इचका दाम क्या है और उचका, इसका मतलब है इसका दाम क्या है और उसका दाम क्या है। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों के मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब खिलौने वाला फिर से उसी प्रकार से गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका वह मादक गान गली भर के मकानों में इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। सागर की हिलोर का मतलब है सागर की लहरें। जिस प्रकार सागर की लहरें एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हैं और हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, उसी प्रकार उसका सुंदर गान, मादक गान, मधुर गान गली भर के मकानों में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचता था। तो इसमें कंपैरिजन किया गया है। इसमें सागर की जो लहरें होती हैं, जैसे हमें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हैं, उसी प्रकार खिलौने वाले का मधुर गान भी इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुंचता था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। राय बहादुर के 2 बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती बैठी रही। फिर उसने पूछा, बेटा ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। इतना कम दाम सुनकर रोहिणी को बहुत हैरानी हुई। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है। ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्या पड़ती। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। तो बच्चों 30 होते हैं 30, 32 होते हैं 32। आगे बढ़ते हैं। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है मतलब साफा होता है पगड़ी जो कि सिर में बांधी जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस, वही तो होगा,
जो पहले खिलौने बेचा करता था, अब ये प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न चिन्ह भी आगे लगा हुआ है, ये आपस में बात की जा रही है, वही होगा। प्रतिदिन इस प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। इसका अर्थ ये है बच्चों कि मुरली वाला मुरली को बेचने के लिए प्रतिदिन नगर की गली गली में घूमता था और अपने मादक मृदुल स्वर से, मतलब मीठे और कोमल स्वर से गाना गाता था। इसी कारण उसकी चर्चा हुआ करती थी। रोहिणी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौना बेचा करता था। तो जब मुरली वाले का गाना सुना, जिस तरह से वह गा गा के मुरली बेचता है, रोहिणी को याद आया कि खिलौने वाला भी इसी तरह से गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, बोली, ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू और मुन्नू के लिए मुरली ले लूँ, क्या जाने फिर इधर आए ना आए। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पाक में ही छूट गया और किसी की सुतनी। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुँचा। हमें दो, एक साथ सब बोल उठे। इसका अर्थ है बच्चों कि जब भी मुरली वाला मुरली बेचने के लिए आता था तो सब बच्चे उसकी तरफ दौड़े चले आते थे। बच्चों का झुंड, इसका अर्थ है कि बहुत सारे बच्चे एक साथ आ पहुंचते थे और बोलते थे, हमें दो, हमें दो। तो आते समय किसी की टोपी गिर जाती थी, किसी का जूता पाक में छूट जाता था, क्योंकि बच्चे जो है वो उसकी तरफ दौड़े चले आते थे। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, बोला, हाँ हाँ, सबको देंगे। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। विजय बाबू मुस्कुरा कर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला अचका कर बोला, अचका कर मतलब हैरानी से बोला, बाबूजी, इनका असली दाम 3 ही पैसे है। आप कहीं से भी 2-2 पैसे में ये मुरलियाँ नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 मुरलियाँ निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको भी वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, ऐसी चाहिए, ये नारंगी रंग की। अच्छा, यही ले लो। पैसे नहीं है? अच्छा, अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ। तुम ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, तुम भी ये लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता था। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है और आदमी कैसा भला जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसका अर्थ ये है बच्चों कि मुरली वाले को आज रोहिणी ने देखा। रोहिणी
जब अपने मकान में बैठी हुई थी तो उसने मुरली वाले की सारी बातें सुनी जो वह बच्चों से कर रहा था, और बच्चों को कितने प्यार से मुरली बेच रहा था और बच्चे उसके साथ किस प्रकार से खुश थे। तो उसने यही सोचा कि क्या ये पहले नहीं आया होगा। 8 मास बाद, 8 मास मतलब 8 मंथ्स के बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर बाल सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का यह स्वर परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। वृद्ध दादी से बोली, ज़रा उसे बुलाइए ना, बच्चों के लिए मिठाई ले लो। अब इसका अर्थ है बच्चों कि 8 मंथ्स के बाद, आफ्टर 8 मंथ्स, सर्दियों के जब दिन थे तो रोहिणी नहाकर, स्नान का मतलब होता है नहाकर आना, जब मकान की छत पर, अपनी घर के छत पर अपने बाल को सुखा रही थी, उसी समय नीचे एक उसको आवाज़ सुनाई पड़ी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब ये आवाज़ उसको बहुत जानी पहचानी सी लगी। स्वर जो था ना, स्वर का मतलब होता है जो उसकी वॉइस थी, आवाज़ थी, बहुत परिचित थी, जानी पहचानी थी। झट से रोहिणी नीचे उतर आई और वृद्ध दादी, वृद्ध मतलब जो बूढ़े होते हैं, हम उनको बोलते हैं वृद्ध, बूढ़ी दादी से बोली, ज़रा उसे बुलाइए ना, बच्चों के लिए मिठाई ले लूँ। दादी उठकर बाहर आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, माँ कितनी मिठाई दूँ? नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी और जायकेदार। इन गुणों के अतिरिक्त ये खांसी को भी दूर करती है। कितनी दूँ? पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। तो बच्चों 16 होती है 16 और 25 होते हैं 25। अब इसका अर्थ है बच्चों कि जो मिठाई वाला है वो कहता है कि पैसे की मैं 16 देता हूँ। तो दादी बोलती है 16 तो बहुत कम है, 25 तो देते। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे देता हूँ, ये अब मैं आपको क्या, खैर मैं अधिक तो नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही खड़ी थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। रोहिणी ने पूछा, भैया तुम पहले भी यहाँ आते रहे हो ना? हाँ, कई बार आ चुका हूँ, उसने कहा। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अधीर हो उठी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, मतलब रोहिणी को पहले से ही आवाज़ बहुत परिचित लग रही थी, जानी पहचानी सी लग रही थी। और जब रोहिणी ने पूछा कि तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो ना, तो जब उसको इस बात का उत्तर मिला कि हाँ कई बार आ चुका हूँ, इसके बाद उसको और भी जानने की इच्छा हुई, और भी वह अधीर हो उठी, और भी ज़्यादा वो जानना चाहती थी। उसने पूछा, भैया इन छोटी छोटी चीज़ों को बेचकर तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता तो क्या है, यही खाने पर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब रोहिणी ने उसे पूछा कि तुम्हें इससे क्या ही मिलता होगा, तो बताया कि इससे संतोष, धीरज, मतलब इससे सेटिस्फेक्शन जो उसको मिलता है बहुत है, और कभी कभी असीम, असीम यानी कि बहुत सुख मिलता है, और यही वह चाहता भी है। आगे बढ़ते हैं। सो कैसे, वह भी बताओ, ये रोहिणी ने पूछा। अब व्यर्थ में उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मैं और भी मिठाई ले लूँगी। अब इस पर रोहिणी और भी उसके बारे में जानने की इच्छा रख रही थी, इसलिए उसने बताया कि जब तुमने मुझे इतना बताया है तो मुझे और भी बताओ। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था। पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, सुख संपत्ति थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने।
कि अठखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। विधाता की लीला, अब कोई नहीं है, प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ। वे सब होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं तो जन्मे ही होंगे। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। अब इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब रोहिणी ने पूछा कि अपने बारे में और बताओ, मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए, तब मिठाई वाले ने अपने बारे में यह बताया कि वह एक नगर का बहुत ही प्रतिष्ठित, एक सम्मानित आदमी था। उसके पास मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ थे। उसकी पत्नी भी थी और छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। उसने बताया कि उसके बच्चे भी उछल कूद किया करते थे, शोर मचाया करते थे और उसका भी एक सोने का संसार था, पर अब वह नहीं है। और उसने बताया कि वह अपनी उन्हीं बच्चों की खोज में बाहर जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अपने बच्चों की झलक उसको दूसरे बच्चों में नज़र आ रही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। तभी चुन्नू और मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगे। उसने दोनों के हाथों में मिठाइयाँ भर दी। रोहिणी ने पैसे दिए तो वह बोला, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। पेटी उठाकर वह आगे बढ़ गया और उसकी आवाज़ गूंजने लगी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। शब्दार्थ: खिलौने, टॉयज़, छज्जों, बालकनी, पुलकित, हैप्पी, नारंगी, ऑरेंज, एहसान, फेवर, मृदुल, सॉफ्ट, आकर्षित, अट्रैक्टेड, मुरली, फ्लूट, असीम, लिमिटलेस, संतोष, सेटिस्फैक्शन, धीरज, पेशेंस, प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस, कोलाहल, नॉइस, अठखेलियाँ, फन, आंसू, टीयर्स, जायकेदार, डिलीशियस, सुख संपत्ति, लग्जरी प्रॉपर्टी, व्यर्थ, यूजलेस, झलक, ग्लिम्स, प्राण, लाइफ, आवाज़, वॉइस, जन्म, बर्थ। मौखिक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, खिलौने वाले की आवाज़ में क्या विशेषता थी? उत्तर: खिलौने वाले की आवाज़ मीठी, मधुर और स्नेहपूर्ण थी। दूसरा प्रश्न, लेखक ने खिलौने वाले के गाने को सागर की हिलोर जैसे क्यों कहा? उत्तर: सागर की हिलोर का मतलब होता है सागर की लहरें। जिस तरह से सागर की लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लहराती हुई जाती हैं और अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, उसी प्रकार खिलौने वाले का मादक गान गली भर के मकानों में इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुंचता है। इसलिए लेखक ने खिलौने वाले के गाने को सागर की हिलोर जैसा कहा। तीसरा प्रश्न, खिलौने देखकर रोहिणी हैरान क्यों रह गई? उत्तर: खिलौने देखकर रोहिणी इसलिए हैरान रह गई क्योंकि खिलौनों का दाम बहुत कम था। अगला प्रश्न, रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर परिचित क्यों लगा? उत्तर: रोहिणी को मिठाई वाले का स्वर इसलिए परिचित लगा क्योंकि उसने यही मीठा, मधुर, मादक गान पहले भी खिलौने वाले और मुरली वाले के मुख से सुना था। अगला प्रश्न, इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक बताइए। उत्तर: इस कहानी का अन्य शीर्षक है बच्चों को खुश करने वाला। लिखित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर इन पर क्या प्रभाव पड़ता था? पहला, युवतियाँ, दूसरा, बच्चे। तो इन दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता था? उत्तर लिखिए। खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर युवतियाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते।
वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। प्रश्न नंबर 2, मुरली वाला देर तक बच्चों को मुरली बेचता, लिखिए कैसे। मुरली वाला मुरली बजाकर गाना सुनाकर मुरली बेचता था। मुरली वाला देर तक बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता था। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उस रंग की मुरली निकाल देता। वह सब बच्चों को बाबू, राजा बाबू, भैया कहकर बात करता था। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते थे, उन्हें अपनी अम्मा से पैसे लाने को बोलता था और कहता था, तुम पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं थे, उनको भी मुरली दे देता था। इस प्रकार मुरली वाला देर तक बच्चों को मुरली बेचता था। अगला प्रश्न है, मिठाई वाला किस लिए मिठाइयाँ बेचता था। उत्तर, मिठाई वाले के बच्चे अब इस दुनिया में नहीं थे। उसे लगता था बच्चे कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। वह अपने बच्चों की झलक दूसरे बच्चों में देखा करता था। इस तरह उसको संतोष, धीरज और असीम सुख मिलता था और इसलिए मिठाई वाला मिठाइयाँ बेचता था। अगला प्रश्न है, रोहिणी मिठाई वाले से अधिक प्रश्न पूछने को आतुर क्यों थी। उत्तर, रोहिणी ने मिठाई वाले का स्वर सुना तो उसे लगा कि उसने पहले भी यह स्वर सुना है। रोहिणी ने पूछा, भैया तुम पहले भी यहाँ आते रहे हो ना। मिठाई वाले ने कहा, हाँ कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। रोहिणी ये भी जानना चाहती थी कि इन छोटी छोटी चीज़ों को बेचकर इतने कम दाम में क्या मिलता होगा। इस तरह रोहिणी मिठाई वाले से अधिक प्रश्न पूछने को आतुर थी। इसके बाद आता है, आशय स्पष्ट कीजिए। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है और यह मैं चाहता भी हूँ। मिठाई वाला बच्चों को खिलौने, मुरलियाँ और मिठाइयाँ देकर बहुत खुश होता था। वह बच्चों को उनके मनपसंद के खिलौने देता था और देर तक बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता था। बच्चे जो रंग पसंद करते, उसी रंग की मुरली उनको देता था। जिसके पास पैसे ना होते, उसको भी देता था और बच्चों के साथ बहुत प्यार से बातें करता था। मिठाई वाले के अपने 2 बच्चे थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उसका मानना था कि कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। वह अपने बच्चों की झलक दूसरे बच्चों में देखा करता था, इसीलिए उसको संतोष, धीरज और असीम सुख मिलता था और यही वह चाहता भी था। इसके बाद नेक्स्ट है, पाठ के आधार पर मिलन करके पंक्ति पूरी कीजिए। जॉइनिंग सेंटेंसेस। सबसे पहला है, हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों के मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता। दूसरा है, प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक मधुर स्वर सुनाई पड़ता। तीसरा है, आप कहीं से भी 2-2 पैसे में ये मुरलियाँ नहीं पा सकते। चौथा है, ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। पांचवा है, उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। और लास्ट है, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। सही विकल्प चुनकर टिक लगाइए। सबसे पहला, बच्चे खिलौने वाले को देखकर क्या करते थे। माँ से खिलौने खरीदने की जिद करते थे। दूसरा आता है, मिठाई वाले ने अपने बच्चों की तुलना किसके साथ की। सोने के सजीव खिलौनों के साथ। इसके बाद आता है, भाषा ज्ञान। नीचे लिखे शब्दों में विलोम शब्द लिखिए। सस्ती, महंगी, पसंद, नापसंद, विचित्र, साधारण, मधुर, कठोर, गुण, अवगुण, निर्जीव, सजीव, संतोष, असंतोष, लायक, नालायक। अगला आता है, जायकेदार शब्द में दार शब्दांश जुड़ा है। जो शब्दांश किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। दार प्रत्यय जोड़कर 5 शब्द बनाइए। चौकीदार, दुकानदार, समझदार, शानदार, मालदार। इस प्रकार
के इत प्रत्यय वाले 5 शब्द लिखिए। मोहित, सम्मानित, प्रकाशित, आनंदित, सुगंधित। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं बच्चों। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बताइए। गाड़ी, गाड़ियाँ, मुरली, मुरलियाँ, पेटी, पेटियाँ, टोली, टोलियाँ, उंगली, उंगलियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ। अनुनासिक का प्रयोग। अनुनासिकता स्वरों का गुण है। अनुनासिक को लिखने के लिए प्रत्येक स्वर या उसकी मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इसके उच्चारण में हवा मुख और नासिका दोनों से निकलती है। लिखते हुए जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर नहीं लगती उन पर चंद्र बिंदु लिखा जाता है, जैसे हाँ, गूंजना, बांस आदि। परंतु जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं उन पर अनुनासिक चिन्ह बिंदु के रूप में लगता है, जैसे नहीं, मैं आदि। इनका उच्चारण भी मुख और नासिका से ही होता है। पाठ से अनुनासिक चिन्ह वाले शब्दों को चुनकर लिखिए। युवतियाँ, हाफ्ते, मुरलियाँ, मिठाइयाँ, आँखें, आंसुओं, खांसी, उंगलियाँ, पहुँचा। आगे बढ़ते हैं। संतोष शब्द सम तोष के मेल से बना है। यहाँ सम उपसर्ग में म वर्ण अनुस्वार में बदल गया है। यहाँ 2 व्यंजनों सम तोष का मेल हुआ है। इन शब्दों और इनके विच्छेद को जानिए। संगठन, समगठन, संगठन, समघटन, संचय, समचय, संतोष, समतोष, संपूर्ण, समपूर्ण, संभावना, संभावना। उपर्युक्त उदाहरणों के अनुसार वर्ण विच्छेद कीजिए। सबसे पहला है संवाद। इसका संधि विच्छेद होगा सम वाद और वर्ण विच्छेद होगा स अ म व आ द अ। इसी तरह से संकलन, समकलन, स अ न क अ ल अ न अ। इसी तरह से सन्यासी, संकट, संजय। इन वाक्यों को कोष्ठक में दिए निर्देशक के अनुसार बदलिए। पहला है वह एक दुबला पतला गोरा युवक था। लिंग बदलिए तो इसका बनेगा वह एक दुबली पतली गोरी युवती थी। दूसरा आता है 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। विजय बाबू ने से वाक्य शुरू कीजिए। विजय बाबू ने 2 मुरलियाँ ली और मकान के भीतर पहुँच गए। तीसरा आता है रोहिणी ने ठीक अनुमान लगाया था। रोहिणी का से वाक्य शुरू कीजिए। वाक्य बनेगा रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। चौथा आता है बच्चा खिलौने लेने के लिए को मचल रहा था। बहुवचन में लिखिए बच्चे खिलौने लेने को मचल रहे थे। इसके बाद आता है सब मिठाइयाँ खरीद रहे थे। प्रेरणार्थक क्रिया, सब मिठाइयाँ खरीदवा रहे थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप जान चुके हैं कि गुण अवगुण बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं और जिसकी गुण अवगुण की चर्चा हो वह विशेष्य होता है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण विशेष्य अलग अलग करके लिखिए। सबसे पहला है मीठे स्वर। मीठे विशेषण है और विशेष्य है स्वर। दूसरा आता है अधूरे वाक्य। अधूरे विशेषण है, वाक्य विशेष्य है। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे विशेषण है, बच्चे विशेष्य है। नन्ही नन्ही उंगलियां, नन्ही नन्ही विशेषण, उंगलियां विशेष्य। दुबला पतला गोरा युवक, दुबला पतला गोरा विशेषण, युवक विशेष्य। खट्टे फल, खट्टे विशेषण, फल विशेष्य। गरम दूध, गरम विशेषण, दूध विशेष्य। सुंदर रंग बिरंगे पक्षी, सुंदर रंग बिरंगे विशेषण, पक्षी विशेष्य। नेक्स्ट पेज पे आते हैं बच्चों। दिए गए संबंध बोधक शब्द में को सही स्थान में भरिए। सबसे पहला है घर के आगे से मुरली वाला जा रहा था। दूसरा है मुरली वाले के बारे में समाचार फैल गया। तीसरा है वे मकान के भीतर चले गए। और चौथा है तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अब ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।